71.98 बिलियन डॉलर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 71.98 बिलियन डॉलर। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, बल्कि 2025-26 के लिए भारत का अनुमानित सोने का इंपोर्ट बिल है। जरा सोचिए, हम हर साल कितना सोना बाहर से मंगवा रहे हैं। ये आंकड़ा साफ दिखाता है कि भारत में सोने की भूख कितनी जबरदस्त है, और सच कहूं तो इतनी बड़ी रकम का सीधा असर हमारी और आपकी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। चलिए समझते हैं कैसे। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टकराव पर बात करने वाले हैं जो हम सबके घरों से जुड़ा है। एक तरफ है मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी हमारी पूरी अर्थव्यवस्था का गणित, और दूसरी तरफ है हमारी सदियों पुरानी गहरी परंपराएं। ये सोने का महासंकट या द ग्रेट गोल्ड डिलेमा हमारी इकोनॉमी की दिशा को किस तरह से बदल रहा है, आज हम इसी का पर्दाफाश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की चर्चा को हम 4 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, सोने से जुड़ी हमारी मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। दूसरा, इंडस्ट्री और संस्कृति पर इसका असर। तीसरा, गोल्ड ईटीएफ का स्मार्ट विकल्प। और आखिर में, भारत के घरों में बेकार पड़े सोने का सही इस्तेमाल। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द मैक्रो इकोनॉमिक गोल्ड प्रॉब्लम। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत ही अहम बात कही। उन्होंने कहा, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के लिए केवल उतना ही उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए जितना आवश्यक है। दरअसल वेस्ट एशिया में जो तनाव चल रहा है और कच्चे तेल की कीमतें जिस तेजी से बढ़ रही हैं, उसे देखते हुए ये अपील की गई है। सरकार चाहती है कि लोग कुछ समय के लिए स्वेच्छा से फिजिकल गोल्ड खरीदना कम कर दें, ताकि देश का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व बचा रहे। अब मजेदार बात देखिए कि बाजार ने इस खबर पर तुरंत कैसे रिएक्ट किया। जैसे ही ये बात सामने आई, प्रमुख ज्वेलरी कंपनियों के शेयर्स धड़ाम से गिर गए। स्काई गोल्ड 12.2% नीचे, सेनको गोल्ड करीब 10.7% और कल्याण ज्वेलर्स 8.3% तक गिर गया। शेयर बाजार को तुरंत समझ आ गया था कि अगर देश में सोने की डिमांड कम हुई तो इसका सीधा और बहुत बड़ा झटका इन कंपनियों को लगने वाला है। और सरकार की इस चिंता के पीछे एक बहुत ही सॉलिड कारण है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में करीब 7.794 बिलियन डॉलर की भारी गिरावट आई है। अब इसे ऐसे समझिए, हम भारतीय हर साल लगभग 700 से 800 टन सोना विदेशों से मंगवाते हैं। अब जब इंटरनेशनल मार्केट में सोना और कच्चा तेल दोनों ही महंगे हो रहे हैं, तो इतना सारा सोना बाहर से मंगवाने से हमारा खजाना बहुत तेजी से खाली होता जा रहा है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, इंडस्ट्री और कल्चरल बैकलैश। मतलब इस पूरी स्थिति पर समाज और व्यापार का क्या रिएक्शन है। देखिए, अगर लोग सोना खरीदना बंद कर देंगे तो मामला सिर्फ कंपनियों के शेयर्स तक सीमित नहीं रहेगा। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन ने साफ चेतावनी दी है कि इसका असर एक चेन रिएक्शन की तरह होगा। सोने की डिमांड रुकने का सबसे बड़ा और सीधा नुकसान उन छोटे ज्वेलर्स और स्थानीय कारीगरों को होगा जो दिन रात मेहनत करते हैं। जरा सोचिए, ये वो सेक्टर है जो देश की जीडीपी में 7% का भारी भरकम योगदान देता है और जिससे करीब 50 लाख लोगों की आजीविका चलती है। उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ा संकट बन सकता है। और हम सब जानते हैं कि भारत में सोना सिर्फ एक धातु नहीं है, हमारे लिए ये एक इमोशन है। करोड़ों परिवारों के लिए सोना कोई सट्टेबाजी या सिर्फ लग्जरी नहीं है, ये पहनने वाली बचत है। ये पीढ़ियों से चली आ रही वो विरासत है जो मुश्किल वक्त में एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट का काम करती है। शादियों से लेकर त्योहारों तक ये हमारी संस्कृति का एक इतना अहम हिस्सा है जिसे लोगों की जिंदगी से अचानक हटा देना व्यावहारिक रूप से बहुत ही मुश्किल है। तो फिर इस मुश्किल का उपाय क्या है? चले बढ़ते हैं हमारे तीसरे हिस्से की तरफ, द गोल्ड ईटीएफ ऑल्टरनेटिव। विदेशी मुद्रा भंडार को नुकसान पहुंचाए बिना अगर सोने में निवेश करना है तो गोल्ड ईटीएफ एक जबरदस्त विकल्प है। ये तुलना बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। अगर आप फिजिकल सोना खरीदते हैं तो आपको 10% से 25% तक भारी भरकम मेकिंग चार्ज और 3% जीएसटी देना पड़ता है। ऊपर से इसे तिजोरी में संभाल कर रखने का झंझट अलग, और इससे देश का आयात भी बढ़ता है। लेकिन इसके उलट गोल्ड ईटीएफ में ना तो कोई मेकिंग चार्ज लगता है, ना जीएसटी, और ना ही चोरी होने का कोई डर। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये देश के अंदर पहले से मौजूद सोने का ही इस्तेमाल करता है, इसलिए बाहर से नया सोना मंगवाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। अब सवाल ये उठता है कि इसे खरीदा कैसे जाए। खैर, इस पेपर गोल्ड की तरफ शिफ्ट होना बेहद आसान और पूरी तरह डिजिटल है। इसके लिए बस कुछ सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है। उसके बाद बाजार में मौजूद अलग अलग ईटीएफ विकल्पों पर थोड़ी रिसर्च करनी है।
फिर अपना बाय ऑर्डर प्लेस कर दीजिए और बस ये आपके डीमैट अकाउंट में पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। किसी बैंक लॉकर की कोई टेंशन नहीं। और एक बात जो शायद आपको हैरान कर दे, वो है इसका टैक्स बेनिफिट। गोल्ड ETF पर सिर्फ 12 महीने होल्ड करने के बाद ही आपको 12.5% के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यानी LTCG टैक्स रेट का फायदा मिलने लगता है। जरा इसकी तुलना फिजिकल गोल्ड से कीजिए, जहां आपको यही फायदा लेने के लिए पूरे 24 महीने यानी 2 साल का लंबा इंतजार करना पड़ता है ना कमाल की बात। चलिए अब हम आज के विश्लेषण के आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं, रीसाइक्लिंग इंडियाज आइडल गोल्ड। एक कड़वी सच्चाई ये है कि हम लगातार विदेशों से नया सोना आयात करके अपना खजाना खाली कर रहे हैं, जबकि हर साल हमारे ही घरों और लॉकरों में करीब 200 टन सोना बिना किसी इस्तेमाल के पड़ा रहता है। जी हां, 200 टन। जरा सोचिए, भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करने के बजाय अगर हम इस आइडल या रुके हुए सोने को ही वापस अर्थव्यवस्था में ले आएं, तो ये कितना स्मार्ट और टिकाऊ समाधान होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञों और उद्योग जगत ने कुछ बहुत ही शानदार सुझाव दिए हैं। उनका कहना है कि हमें GIFT IFSC में एक डेडिकेटेड बुलियन बैंक बनाना चाहिए। साथ ही ETF को यह परमिशन मिलनी चाहिए कि वो बुलियन बैंकिंग के जरिए अपनी होल्डिंग्स को उधार दे सकें। इसके अलावा पुरानी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को और बेहतर बनाने और रॉ बुलियन की बिक्री को सिर्फ GST रजिस्टर्ड खरीदारों तक सीमित करने की बात भी कही गई है। ये वो ढांचागत सुधार हैं जो हमारे कारीगरों की रोजी रोटी भी बचा सकते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर सकते हैं। तो अंत में एक बड़ा सवाल जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है, क्या भारत अपनी सदियों पुरानी इस सुनहरी परंपरा को छेड़े बिना आर्थिक रूप से तरक्की कर सकता है? यह मैक्रो इकोनॉमिक स्थिरता और हमारी गहरी सांस्कृतिक जड़ों के बीच का एक बेहद नाजुक और लगातार चलने वाला संतुलन है। इस अहम मुद्दे को समझने के लिए आज के इस एक्सप्लेनर में हमारा साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।